यह कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसको भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की। इनकी असली कहानी जेम्स बॉन्ड की थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं है। पाकिस्तान आज भी इनके नाम से थर थर कांपता है। आज उनको देश का सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट बताया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर उनको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। कभी रिक्शा वाला तो कभी मोची, कभी धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक बनना तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर उनसे सारी जानकारी निकलवाना। अपने 30 साल के अंडरकवर जर्नी में उन्होंने ऐसे ऐसे खतरनाक कारनामे किए हैं जो जासूसी की दुनिया में शायद ही पहले किसी ने की है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुलशन आनंद से स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अजीत डोभाल का जन्म फौजी परिवार में हुआ। उनके पिता इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी एक आर्मी स्कूल से हुई थी। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। 22 साल की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की। मास्टर्स खत्म करते ही उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने क्वालिफाई कर इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजीत डोभाल पढ़ने में शुरुआती से ही काफी शार्प थे। 1968 में उनकी पहली पोस्टिंग केरला में एएसपी के तौर पर हुई। संयोग की बात यह है कि उनकी पोस्टिंग के कुछ ही समय बाद ही 28 दिसंबर 1971 को केरला के थालेश्वरी गांव में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच कुछ र्यूमर्स को लेकर कम्युनल टेंशन बढ़ने लगी। पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति थी। दोनों तरफ से वायलेंस, लूटपाट और चोरी चिकारी बढ़ती जा रही थी। हालात को काबू से बाहर निकलता देख देश के तत्कालीन होम मिनिस्टर ने एक यंग और स्मार्ट पुलिस ऑफिसर यानी अजीत डोभाल को चुना। बस फिर क्या था, अजीत डोभाल ने कुछ ही दिनों के अंदर अंदर दोनों कम्युनिटी के लोगों को समझाकर न सिर्फ दंगों को शांत किया बल्कि उन लोगों पर अपना ऐसा जादू चलाया कि वह लोग एक दूसरे के लूटे हुए सामान को भी वापस करने के लिए राजी हो गए। यानी जो काम पूरे स्टेट की पुलिस नहीं कर पा रही थी वो अजीत डोभाल ने खुद अकेले ही कुछ ही क्षणों में कर दिखाया। उनके इस पराक्रम के चर्चे केरला से लेकर दिल्ली तक होने लगी। देखते ही देखते अपनी इसी हुनर की वजह से वह दिल्ली में बैठे इंटेलिजेंस ऑफिसर की नजरों में आ गए। तभी उन्हें सेंट्रल सर्विस के लिए केरला से दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली में उन्होंने सेंट्रल एजेंसी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में डेप्यूटेशन के लिए भेज दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने इतनी कम उम्र में जासूसी की दुनिया में कदम रखा। यहीं से एक यंग आईपीएस ऑफिसर का इंडिया का स्पाई मास्टर बनने का सफर शुरू हुआ। आइए अब इनके इस रोमांच सफर पर एक नजर डालते हैं। डोभाल कई ऐसे खतरनाक कारनामों को अंजाम दे चुके हैं जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगते हैं। वह जहां भी गए और जो भी उन्हें जिम्मेदारी मिली उसे उन्होंने बखूबी निभाया। तो दोस्तों, लगभग 7 साल की पुलिस सर्विस के बाद अजीत डोभाल आईबी में नियुक्त हो जाते हैं। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए डेस्क जॉब सौंपा गया। इत्तेफाक की बात यह है कि 1970 में इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंसर्जेंसी का माहौल था। वहां के स्टेट खुद के लिए एक इंडिपेंडेंट नेशन की मांग कर रहे थे। अगर बात करें मिजोरम स्टेट की तो वहां एक सेपरेटिस्ट लाल डेंगा की लीडरशिप के अंदर इंस्टेबिलिटी अपनी पीक पर थी। यह वहां के सरकार के अलग पैरेलल सरकार चला रहे थे। मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम को इंडिया से अलग करने की मांग कर रहा था। दिल्ली में बैठी इंडियन गवर्नमेंट के लिए यह सिचुएशन बहुत ही नाजुक थी। ऐसे में आईबी ने तय किया कि उनका कोई ऑफिसर मिजोरम जाके इंसर्जेंसी को शांत करने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल था कि यह करेगा कौन? अब जवाब केवल एक ही था, जी हाँ, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल अपनी मैरिज के कुछ ही महीनों बाद अपने काम पर वापस लौटे थे। वहां जाकर उन्होंने अपनी खास रणनीति बिछाई और एक एक कर सभी दुश्मनों को ढेर कर दिया। असल में लाल डेंगा अपना आतंक अपने 7 कमांडर के बलबूते फैलाता था। यह 7 कमांडर लाल डेंगा की सबसे बड़ी ताकत होने के साथ साथ सबसे बड़ी कमजोरी भी थी और डोभाल ने उनकी इसी कमजोरी पर वार किया। उन्होंने इस 7 में से 6 कमांडर को अलग अलग तरह से लालच और दिलासा देकर अपनी तरफ शामिल कर लिया। यहाँ लाल डेंगा को जब यह पता चला कि उसकी असली पावर तो उसके हाथों से जा चुकी है, तब उसको भारत सरकार के आगे घुटने टेकने ही पड़े। कुछ समय बाद लाल डेंगा और भारत सरकार के बीच शांति समझौता कराई गई। इसी के साथ मिजोरम के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को खत्म कर दिया गया। वहां चुनाव करवाया गया और आखिरकार अजीत डोभाल का यह मिशन कामयाब रहा। इसी कामयाबी के चलते अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा गया। इतने कम सर्विस ईयर में
अजीत डोभाल ऐसे पहले ऑफिसर थे जिनको इस पदक से सम्मानित किया गया। मिजोरम के बाद ऐसे ही कुछ सिक्किम में भी हुआ। सिक्किम तब तक इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बना था। सिक्किम के राजा इंडिया के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन एक बार फिर अपनी चाणक्य नीति से अजीत डोभाल ने सिक्किम को इंडियन यूनियन के साथ सक्सेसफुली मर्ज करके दिखाया। खैर 1970 के अंत तक आते आते नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन तो स्टेबल हो चुकी थी, लेकिन अगले दशक में पंजाब में कुछ नई टेंशन बढ़ रही थी। पंजाब में खालिस्तानी मिलिटेंट अपने अलग देश खालिस्तान की मांग करने लगे। साल 1984 में 3 से 6 जून तक चल रहे ऑपरेशन ब्लू स्टार को देश कैसे भूल सकता है। तब अमृतसर स्थित हरिबिंदर साहब परिसर पर खालिस्तानी समर्थक जनरल सिंह भिंडारवाले और उनके समर्थकों ने कब्जा कर लिया था। इसको मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। भिंडारवाले को पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा था। इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल ने एक पाकिस्तानी गुप्तचर की भूमिका निभाई और देश की सेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाई। इसकी बदौलत सेना का ऑपरेशन आसान हो गया। इसके अलावा अगर हम बात पाकिस्तान की करें तो यह शायद अजीत डोभाल का सबसे क्रूशियल प्रोजेक्ट रहा। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, 1972 में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। यह टेस्ट सक्सेसफुल होते ही पाकिस्तान मानो तिलमिला सा गया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर AQ खान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए चाइना और फ्रांस से मदद मांगी। फ्रांस को जैसे ही पाकिस्तान के एंटी इंडिया एम्बिशन की भनक लगी तो वैसे ही वह उस प्रोग्राम से पीछे हट गया। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान का हाथ नहीं छोड़ा। उधर नॉर्थ कोरिया भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में उनकी मदद कर रहा था। जैसे ही इस चीज की खबर इंडियन PM इंदिरा गांधी को लगी, उन्होंने पाकिस्तान की इन सभी गतिविधियों को ट्रेस करने के लिए अपना स्पाई नेटवर्क पाकिस्तान और चाइना में लगा दिया। अजीत डोभाल को पाकिस्तान भेजा गया। वह एक भिखारी का भेष बनाकर पाकिस्तान के कहूता शहर पहुंच गए। इनको शक था कि यहाँ खान रिसर्च सेंटर नाम के इंस्टीट्यूट के अंदर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। वह इस सेंटर के बाहर बैठकर यहाँ आने जाने वाले सभी साइंटिस्ट को ट्रैक करने लगे, लेकिन उससे उनको यहाँ पर चल रही न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई पुख्ता सबूत हासिल नहीं हुआ। तो उसके बाद यह उस बार्बर की शॉप पर गए जहाँ वह सारे साइंटिस्ट बाल कटाते थे। वहां से उन्होंने कुछ हेयर सैंपल को कलेक्ट करके इंडिया में टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया और टेस्टिंग में यह पता चला कि वह हेयर सैंपल न्यूक्लियर रेडिएशन में एक्सपोज्ड है। यानी उनको यह यकीन हो गया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खान रिसर्च सेंटर के अंदर ही चल रहा है। उन्होंने बड़ी चालाकी से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की सभी डिटेल्स निकाली और इंडिया में ट्रांसफर की। उस समय इंडिया में इंदिरा गांधी को रिप्लेस कर मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। लेकिन इतने कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम की छोटी से छोटी जानकारी इंडिया तक पहुंचाने में अजीत डोभाल ने जो भूमिका निभाई, उसके बाद पाकिस्तान भी इंडियन इंटेलिजेंस का लोहा मान गया। खैर इस सब के चलते 1988 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। आपको बता दें कि अजीत डोभाल ऐसे पहले पुलिस ऑफिसर थे जिनको यह मिलिट्री ऑनर दिया गया था। इतना ही नहीं, 1990 में उन्होंने कश्मीर में बढ़ रही मिलिटेंसी को रोकने के लिए भी अपनी इन्हीं सटीक नेगोशिएशन स्किल्स का इस्तेमाल किया। भारत विरोधी कश्मीरी उग्रवादी कूका पारे उर्फ मोहम्मद यूसुफ पारे को अजीत डोभाल ने मुख्य धारा में लाए। पाकिस्तान प्रशिक्षित कूका पारे 250 आतंकियों को साथ लेकर पाकिस्तान के खिलाफ हो गया था। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर अवामी लीग पार्टी बनाई। कूका एक बार विधायक भी बना। 2003 में एक कार्यक्रम से लौटते समय उनकी आतंकियों ने हत्या कर दी थी। कांधार विमान अपहरण को कैसे भूल सकते हैं। 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण हुआ था। इसे बाद में कांधार ले जाया गया था। उस समय अजीत डोभाल ने तालिबान के साथ बातचीत में काफी अहम भूमिका अदा की थी। डोभाल ने ही हाईजैकर्स को यात्रियों को छोड़ने के लिए राजी किया था। तो दोस्तों 7 साल पुलिस फोर्स और लगभग 30 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने के बाद जनवरी 2005 में वह IB के चीफ के पद से रिटायर हुए। लेकिन उसके बाद भी वह देश की पॉलिटिक्स, एकेडमिक और स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे वह एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। लेकिन उनके जिंदगी के इस फेज ने एक बड़ा यूटर्न 2014 में लिया, जब न्यू दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट ने अपनी सत्ता स्थापित की। 13 मई 2014 को PM मोदी ने उनको देश के 5वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया। देश के 5वां नेशनल एडवाइजर बनते ही उनके सामने इराक से एक बड़ा चैलेंज आ खड़ा हुआ। असल में उस समय इराक में ISIS का आतंक छाया हुआ था। जून 2015 में ISIS ने इंडिया की 46 नर्सेस को बंदी बना लिया। NSA बनने के कुल 2 महीने बाद अजीत डोभाल बहुत खुफिया तरीके से इराक पहुंचे। वहां उनकी सरकार के साथ बातचीत कर
कुछ ही दिनों के अंदर अंदर सभी इंडियन नर्सेस को आईसिस के चंगुल से छुड़ाकर इंडिया वापस ले आए। इसके बाद भी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने इंडिया पर उरी और पुलवामा में 2 खूंखार आतंकी हमला को अंजाम दिया। इन दोनों हमलों के रिस्पॉन्स में भारत की ओर से जो सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उन दोनों के मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि खुद अजीत डोभाल ही थे। आपको याद होगा कि पुलवामा के सर्जिकल स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन पाकिस्तान के इलाके में जा गिरा और वह पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। जाहिर है कि पाकिस्तान उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन भारत के दबाव के कारण पाकिस्तान पे प्रेशर बना और कुछ ही घंटों के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन को बाइज्जत इंडिया को सौंप दिया गया। हालांकि पाकिस्तान इसको एक गुडविल गेस्चर का नाम देता है, लेकिन असल में यह सब अजीत डोभाल के ही खौफ का नतीजा था। तो दोस्तों, यह स्टोरी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अजीत डोभाल की वीरता की किस्से कहीं खत्म नहीं होंगे। उनकी जिंदगी की कहानी असल में इतना थ्रिल और रोमांच से भरी हुई है, लेकिन अब तक आप यह अंदाजा ही लगा सकते हैं कि अपने 30 साल लंबे जासूसी करियर में उन्होंने कैसी कैसी खुखार परिस्थितियों को अकेले फेस करते हुए पूरे इंडिया की सिक्योरिटी को सराखों पे रखा। इस दौरान कई बार बात उनकी जान पर भी बनाई, लेकिन उन्होंने कभी भी घबराकर एक कदम पीछे नहीं रखा। बिना डरे, बिना डगमगाए वो अपने मकसद पर हमेशा अडिग रहे। वो अपने दुश्मनों से कई गुना आगे की सोच रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहां सबकी सोच खत्म होती है, वहीं से अजीत डोभाल की सोच शुरू होती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी इंडिया के सबसे पावरफुल स्पाई मास्टर अजीत डोभाल की। आशा करता हूँ कि आपको भी इनके लाइफ से कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।